जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, लेकिन बदले में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। गौतम बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व में पेड़ों के बारे में यही कहा था कि ये इतने दयालु होते हैं कि इन्हें काटने वाले लकड़हारे को भी ये छाया ही देते हैं। ये सिर्फ एक सुंदर विचार नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि प्रकृति के प्रति हमारा गहरा सांस्कृतिक सम्मान सदियों पुराना है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी रिश्ते को कुछ बेहद दिलचस्प तथ्यों और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम भारत की विशाल जैव विविधता और उसके संरक्षण की एक बेहद रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बड़े स्तर के इकोसिस्टम से लेकर जमीनी स्तर पर आम लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयासों तक हर उस पहलू को समझेंगे जो हमारे पर्यावरण को बचाता है। यकीन मानिए, ये विषय न केवल ज्ञानवर्धक है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आज के इस विश्लेषण को हमने मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे भारत के समृद्ध जैव विविधता से, फिर वन्यजीव संरक्षण की अहमियत को समझेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर जैसे बड़े अभियान और वनों के विभिन्न प्रकारों पर गौर करेंगे, और अंत में सबसे प्रेरक हिस्सा यानी स्थानीय समुदायों द्वारा किए जा रहे वन संरक्षण के प्रयासों को जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भारत की जैव विविधता। देखिए, हम इंसान और ये लाखों दूसरे जीव जंतु मिलकर एक बेहद जटिल और आपस में गुंथा हुआ इकोसिस्टम बनाते हैं, और हम इस विशाल तंत्र का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब एक चौंकाने वाली बात बताऊं, पूरी दुनिया की कुल जैव विविधता का पूरे 8% हिस्सा अकेले भारत में पाया जाता है। जी हां, लगभग 16 लाख ज्ञात प्रजातियां। और विज्ञानियों का तो यह भी मानना है कि जो प्रजातियां अभी तक खोजी नहीं गई हैं, उनकी संख्या तो इससे भी 2-3 गुना ज्यादा हो सकती है। ये आंकड़ा अपने आप में हैरत अंगेज है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विशाल जैविक संपदा सिर्फ विज्ञान या डेटा की किताबों तक सीमित नहीं है। यह हमारी संस्कृति की रग रग में बसी है। लेप्चा लोक संगीत की इन खूबसूरत पंक्तियों को ही ले लीजिए। ये शानदार ढंग से बयां करती हैं कि कैसे इंसान और इस प्रकृति, नदियों, पहाड़ों, कीड़ों और जानवरों के बीच एक अटूट आध्यात्मिक संबंध है। हमारी कला, हमारा संगीत, सब कुछ इसी प्रकृति से प्रेरणा लेता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर, वन्यजीव संरक्षण। जैसे जैसे विकास का पहिया घूमा, हम कहीं न कहीं प्रकृति से दूर होते गए और प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से नुकसान होने लगा। इसी खतरे को भांपते हुए 1960 और 70 के दशक में पर्यावरणविदों ने राष्ट्रीय वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की बहुत जोरदार मांग उठाई। नतीजा ये हुआ कि 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने शिकार पर कड़ा प्रतिबंध लगाया और वन्यजीवों के घरों को कानूनी सुरक्षा दी। फिर 1980 से 1991 के बीच इस सुरक्षा घेरे को और बड़ा किया गया, जिसमें कई तरह की तितलियों, कीड़ों और यहां तक कि खास पौधों को भी संरक्षित सूची में डाल दिया गया। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे विषय की, बहुचर्चित प्रोजेक्ट टाइगर। संरक्षण के इस बड़े प्रयास को करीब से समझने के लिए इकोसिस्टम की सबसे संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक यानी बाघों की स्थिति पर नजर डालते हैं। सच कहूं तो ये आंकड़े किसी को भी हैरान और परेशान कर सकते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे पास लगभग 55,000 बाघ थे, लेकिन यह संख्या भयानक रूप से गिरकर केवल 1827 रह गई। और ये गिरावट कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। इसके पीछे मुख्य वजहें थीं अवैध शिकार, उनकी खाल और हड्डियों की तस्करी और उनके जंगलों का कटना। यह एक बेहद गंभीर संकट था जिसे तुरंत रोकना बहुत जरूरी था। तो इस भयानक संकट का सामना करने के लिए 1973 में जन्म हुआ प्रोजेक्ट टाइगर का। आज इसे दुनिया के सबसे सफल और बेहतरीन वन्यजीव अभियानों में गिना जाता है। इसका मकसद सिर्फ बाघों को बचाना नहीं था, बल्कि बाघों को बचाकर असल में उस पूरे विशाल इकोसिस्टम और जैव विविधता को बचाना था जहां वे रहते हैं। अब इस विशाल योजना को जमीन पर कैसे उतारा गया, ये देखना काफी दिलचस्प है। इसे लागू करने के लिए पूरे देश में कई खास टाइगर रिजर्व बनाए गए, जैसे कि उत्तराखंड का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल का मशहूर सुंदरबन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान का सरिस्का, असम का मानस रिजर्व और केरल में पेरियार। ये सभी इस बात की जीते जागते उदाहरण हैं कि जब संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं तो नतीजे कैसे दिखते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, वनों के प्रकार। प्रशासन जंगलों को बचाने के लिए
उन्हें आधिकारिक तौर पर कैसे वर्गीकृत करता है, आइए इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। मुख्य रूप से 3 श्रेणियां होती हैं। पहले आते हैं आरक्षित वन, जो सबसे मूल्यवान माने जाते हैं और भारत के कुल वन क्षेत्र का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर करते हैं। फिर आते हैं रक्षित वन, जो करीब 1/3 हिस्से में फैले हैं। इन्हें और ज्यादा नष्ट होने से बचाया जाता है। और अंत में होते हैं अवर्गीकृत वन, जो सरकार, किसी व्यक्ति या समुदायों के स्वामित्व में हो सकते हैं। वैसे एक बेहद खास बात बताऊं, भारत में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां स्थायी वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% है। और अब हमारे इस विश्लेषण का 5वां और शायद सबसे अहम हिस्सा, सामुदायिक वन संरक्षण। ये कहानी का सबसे प्रेरक हिस्सा है, क्योंकि जब जमीनी स्तर पर आम लोग और स्थानीय समुदाय पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी उठाते हैं तो सच में चमत्कार होते हैं। आदिवासी महिलाएं जब खुद बांस के पौधे लगाती हैं या नर्सरी तैयार करती हैं तो ये सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, ये अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व का ही उदाहरण ले लीजिए। वहां स्थानीय लोगों ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का ही सहारा लेकर वहां हो रहे खनन के खिलाफ एक लंबी और मजबूत लड़ाई लड़ी। और जब समुदाय ठान लेते हैं तो क्या होता है, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण राजस्थान के अलवर जिले से मिलता है। वहां के 5 गांवों के लोगों ने जो किया वो कमाल है। उन्होंने मिलकर पूरे 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरोदेव डाकव सुंचरी घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सरकार या बाहरी नियमों का इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने खुद के सख्त नियम बनाए। इन जंगलों में शिकार पूरी तरह मना है और कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां वन्य जीवन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या आपने कभी पवित्र पेड़ों के झुरमुट के बारे में सुना है? ये सामुदायिक संरक्षण का एक बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन तरीका है। सदियों पुरानी जनजातीय मान्यताएं आज भी संरक्षण का सीधा काम कर रही हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं। उड़ीसा और बिहार में तो शादियों के समय आम और इमली के पेड़ों की पूजा होती है। और राजस्थान के बिश्नोई गांवों में तो काले हिरण, चिंकारा और नीलगाय समाज का हिस्सा माने जाते हैं। कोई उन्हें छू तक नहीं सकता। स्थानीय लोगों की इसी अहमियत को समझते हुए 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन यानी JFM कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम ने चीजों को पूरी तरह बदल दिया। अब स्थानीय लोग सिर्फ जंगल के किनारे रहने वाले दर्शक नहीं हैं, बल्कि वे गांव के स्तर पर समितियां बनाकर नष्ट हो रहे वनों का खुद प्रबंधन करते हैं। और इसके बदले में उन्हें जंगल से मिलने वाले गैर इमारती उत्पादों पर अधिकार मिलता है। यानी एक ऐसा रास्ता जहां पर्यावरण भी बच रहा है और स्थानीय लोगों की आजीविका भी चल रही है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि प्रकृति का संरक्षण सिर्फ सरकार, कानून या फाइलों तक सीमित नहीं है। ये हमारी मानवीय परंपराओं और दैनिक जीवन में रचा बसा है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हमारे और आपके आसपास के वातावरण में ऐसी कौन सी स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाएं या परंपराएं मौजूद हैं जो जाने अनजाने में ही सही पारिस्थितिक संरक्षण में अपना सक्रिय योगदान दे रही हैं? जरा इस पर गौर कीजिएगा। यह विश्लेषण देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।